1 मीटर लंबाई में अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न निकालना है बच्चा, तो ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे, टर्न डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चा, गौर करो। तो देखो बेटा, इस वाले में ऐसे ऐसे करंट जा रहा है बेटा, और हर करंट कैसा है? लूप है। हर करंट बेटा अपने आप में लूप है, ऐसा लूप है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना, सुनना ध्यान से बेटा। बोलो तो अगर मैं कहूं कि इसके सेंटर पे या इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो देख बच्चा, ऐसा करंट कैसा है बाहर ना बेटा, ऐसा ना, करंट ऐसा है ना बेटा, तो करंट ऐसा होगा तो फील्ड लाइन ऐसा होगा बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे बेटा? देख, ऐसे ऐसे बनेगा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू बनेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा ऐसा बनेगा, और बहुत बड़े लूप में, और बहुत बड़े लूप में बेटा ये क्लोज होगा। ठीक है, तो कहते थे ना बेटा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है ना बच्चा। लेकिन अगर इस सोलेनोइड को अगर मैं बोलूं बेटा आइडियल सोलेनोइड, है ना, तो क्या बताओ आइडियल सोलेनोइड क्या होता है? उसने की इसे बोलते बेटा आरकेएस। आरकेएस यस सर, आइडियल सोलेनोइड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बाहर में नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड होता है। बिल्कुल सही बात कहा बेटा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो, और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग। यस अच्छा, सर। और कैसे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आया? यस सर। हाँ, इधर से देखेंगे बेटा, इधर से देखेंगे तो दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड लाइन इस तरफ। बिल्कुल सही बात, चलो सही बताया तुम। अब देख बच्चा, इस केस में अगर मुझे एम्पियर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा एम्पियर्स लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है बच्चा, बी डॉट डीएल क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। करना क्या होता था बेटा इसमें? एम्पियर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं बच्चा? कौन बताएगा? ये तो उल्टा पुल्टा नाम जो रखा है, इससे बात करना तो बेकार है। ओम तिवारी बोलो बेटा। यस सर, फिर से सर सवाल फिर से बोलिए। सवाल यह है बच्चा कि एम्पियर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका होता है इसके बताओ। सर पहले एक एम्पियर्स, क्या कहते हैं, एम्पियर सरफेस लीजिए सर। लूप लूप यस सर, एम्पियर्स लूप, और उसके बाद कैसा लूप लें? कैसा लूप लेना चाहिए मुझे? सर जैसे मतलब जिस जिस डायरेक्शन में और जिस शेप में मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरह। उस तरह, बिल्कुल सही। तो देखो तो अभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में कैसा है? यूनिफॉर्म ना बच्चा। यस सर। तो फिर अभी मुझे कैसे चूज करना चाहिए? देखो तो ऐसा मानना चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड के जाएंगे पैरेलल हम लोग, यूं जा पाएंगे ना बेटा। यस सर। यही तरीका हो सकता है, और कोई तरीका तो नहीं हो सकता। अब सोचो बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे तो एक्सटेंड होगा बहुत बड़ा लूप में। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बेटा एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, अगर हम लोग बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो लूप बहुत बड़ा बन जाएगा ना बच्चा। यस सर। लेकिन हमें तो लूप बनाना होगा कैसा? फाइनाइट, यस सर। है ना बेटा। तो फाइनाइट बनाने के लिए हमने क्या सोचा? देखा ध्यान से, मैं यहां से स्ट्रेट परपेंडिकुलरली बाहर निकल गया, स्ट्रेट परपेंडिकुलरली बाहर निकल गया, और यहां से फिर ऐसे आकर के लूप ऐसे क्लोज कर दिया, है ना बेटा। इससे फायदा क्या हुआ देखना, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी, और इसको मैंने मान लिया डी। अच्छा बोल बेटा, ये बी डॉट डीएल मतलब इस इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक करना है मुझे इंटीग्रेट? सर पूरे क्लोज लूप में, है ना बेटा। तो इसकी देखो, तो इस चीज को ऐसा बोल सकते हो क्या? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ए से लेके बी तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बी से लेके सी तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल सी से लेके डी तक।
और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, डी से लेके ए तक, बोलो बोल सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक, इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है बेटा, सही बताया तुम, गुड। अब चलो हर्षित से बात करते हैं। हर्षित, ये तो भाग गया। मेहुल, यस सर। बोल तो बच्चा। अगर बी डॉट डीएल की बात करें, है ना, तो बताओ तो ए से बी के लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट होगी सर, हाई मैग्नीट्यूड वाली। कांस्टेंट है ना। तो देखो ये जो मैं लिया रेक्टेंगल है बेटा, इस रेक्टेंगल में ए बी मैंने मान लिया एल और बी सी मैंने मान लिया बी, ठीक है। तो बताओ तो ए से बी के लिए लंबाई है एल, है ना बेटा, और बी कांस्टेंट है, तो क्या बन गया ये? बोलो बोलो। बी एल। यस सर। लेकिन बेटा मैं बी से सी के लिए प्लस 0 करूंगा, बोलो 0 क्यों होगा? उसके परपेंडिकुलर हो रहा है सर वो। परपेंडिकुलर हो रहा है, सही बोला तुमने, ठीक, बिल्कुल सही बच्चा। चलो हर्षित तुम बताओ बेटा। हर्षित, यस सर। बोल तो बच्चा, बी से सी में 0 क्यों हो गया? सर मैंने मतलब परपेंडिकुलर है इसलिए। हाँ, परपेंडिकुलर लाइन की लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अच्छा अब बोलो मैं सी से डी भी 0 करूंगा, बोलो क्यों? बोलो बोलो। पता नहीं सर। क्योंकि आउटसाइड, बाहर वाले एरिया में नेग्लिजिबल फील्ड होता है बेटा, बोलो। यस सर। बाहर वाले एरिया का फील्ड नेग्लिजिबल है, इसलिए 0 किया। अच्छा अब बताओ डी से लेके ए में 0 क्यों होगा? परपेंडिकुलर। फिर परपेंडिकुलर हो गया, सही कहा तुमने, ठीक, बिल्कुल सही। आदित्य, यस सर। बोलना बेटा। अगर मैं कहूं टर्न डेंसिटी बेटा एल है, इसका मतलब क्या होता है? टर्न डेंसिटी का मतलब बेटा? सर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स। बिल्कुल सही बात। तो बताओ अगर इस लूप की बात करें, इस लूप में कोई करंट इंटर कर रहा है क्या? यस सर। कर रहा है। तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए? सर हमारे n into लूप L। में n इंटू एल नंबर ऑफ टर्न्स आए, और एक वायर में कितना करंट है? सर I। आई। तो बताओ इसमें कितना हुआ करंट इनक्लोज्ड? n into L into I। n इंटू एल इंटू आई, है ना बच्चा? n इंटू एल इंटू आई, I। ठीक है बच्चा, ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है ना बच्चा यहां तक? चलो आगे देख बच्चा। अब इस केस में क्या हो गया? तो b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। तो देख बच्चा एल कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन आई, ठीक है बच्चा, बात सबको समझ में आ गई? ठीक है बच्चा। अब देखो जिस तरह से मैंने अभी किया, जिस मेथड से मैंने किया अभी, है ना बेटा, उसी मेथड से तुमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस बार जो तुमको मैं दूंगा शेप, ये थोड़ा अलग होगा। थोड़ा अलग क्या है? तो कहो कि ये पाइप है। मान लो बेटा क्या है ये एक लेंथी पाइप है बेटा। लेंथी पाइप का मतलब इनफाइनाइट लेंथ, ऐसे गड़बड़ हो गया। ये हमारा है बेटा लेंथी पाइप, है ना, लेंथी पाइप है, ठीक बच्चा। इस लेंथी पाइप का ऐसा सर्कल है बेटा, ऐसा सर्किल होगा ना, सर्किल, हॉलो पाइप। और जो तुमको उंगलियां दिख रही है मेरी, जो तुमको उंगलियां दिख रही है बेटा, ये उंगलियां हमारा करंट है ना। तो इसमें कहोगे बेटा ऐसे 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 इसमें हमारा करंट है बच्चा, ठीक है। और कितना करंट है? ये करंट है आई एम्पियर पर मीटर। मतलब बेटा 1 मीटर लेते हो चौड़ाई, तो 1 मीटर चौड़ाई है बेटा, आई करंट है ना। तो बताओ
इसके अंदर बी इनसाइड क्या होगा? करो तो बेटा। पीयूष राज। हेलो सर। हाँ बेटा, देख तो डायग्राम में आई हाँ यहाँ पे क्या, आई यहाँ पे क्या है बच्चा? आई इस सर, रुपए के करंट। डायग्राम में इसमें आई क्या था? करंट। एक बार में ना। हाँ सर। एन क्या है बच्चा? एन सर टर्न है सर, टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी है। अच्छा, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे एन को? एन को सर वही मतलब कितना, ए क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट और लेंथ। यूनिट लेंथ, है ना बच्चा? यस सर। सुनना, आई हमारा है बेटा एक वायर में करंट, यस सर। एन हमारा है एक मीटर में कितने वायर? एन इंटू एल। है बेटा, सुनना, एन का मतलब हो गया बेटा, मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा, अभी बता रहा हूँ मैं क्या। एन का मतलब बेटा एक मीटर में कितने वायर, यस सर। और आई बेटा एक वायर में कितना करंट, करंट। है ना? तो सोच के यस बताओ एन इंटू आई क्या होना चाहिए? इंटू आई। फिर से, आई क्या है बेटा? एक आई वायर में सर कितना करंट, करंट। यस सर। और एन क्या है बेटा? एक मीटर में कितना नंबर ऑफ वायर, है ना? इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब यही ना हो गया, अरे करंट करंट, आई सर, कैपिटल है। करंट पर यूनिट लेंथ बोल तो, यही ना हो गया बेटा ये। यस सर। सोच, मान लो एक वायर में करंट आई बेटा, आई। तो अगर मान लो एक मीटर में अगर एक ही वायर हो, एक मीटर में एक ही वायर हो, तो एक मीटर में करंट आई। यस सर। एक मीटर में अगर दो वायर हो, तो एक मीटर है करंट 2 आई। टू आई। यस सर। एक मीटर में तीन वायर हो, तो 3 3 आई पर मीटर। यस सर। एक मीटर में अगर 10 वायर हो, तो 10 आई पर मीटर। पर मीटर। यस सर। अगर एक मीटर में एन वायर हो, तो करंट एन आई मीटर, एन आई पर मीटर। यस सर। अब इसको देखो और इसको देखो, क्या महसूस करते हो कि दोनों चीजें की है? जो एन आई यहाँ पे है वही ना है बच्चा, ये आई एम्पियर पर मीटर। आई एम्पियर पर मीटर। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? बी कितना होना चाहिए आंसर? सीधा बोल देंगे म्यू नॉट आई, खत्म। यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना बेटा? अच्छा, क्या जो मैंने एरो मार्क किया है बेटा, क्या ये डायरेक्शन ऑफ करंट है? एबीसीडी लूप दिख रहा है बेटा? एबीसीडी लूप, एबीसीडी लूप में जो एरो मार्क किया हुआ है, क्या वो डायरेक्शन ऑफ करंट है बच्चा? नहीं नहीं बेटा, वो क्या है? लूप का डायरेक्शन है ना? ये लूप का डायरेक्शन है बच्चा। जल्दी लिख लो, इरेज करूंगा मैं इसको। आरकेएस पूछना है बेटा कुछ? नो सर, वही हैंड रेज रह गया था सर, सॉरी। ओके बच्चा। मेहुल पूछना है बेटा? No, sir. ओके। जिसको नहीं पूछना है बेटा वो रिमूव कर लो हैंड, जिसको पूछना है सिर्फ वही लोग हैं, हैंड रेज रखो। लिख लिए तो अच्छी बात, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर जो ऐड किया है वो समझ में नहीं आया। अरे बेटा, ए से इसका मतलब है इस पूरे लूप में इंटीग्रेशन, तो बेटा पूरे लूप का मतलब क्या है? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए से बी से सी से डी और डी से ए, यही मतलब है ना उसका।
देख बच्चे आप आगे, आगे देखो बच्चा, आगे हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। एक इनफाइनाइट सीट मान लो, इनफाइनाइट सीट मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों इनफाइनाइट है ना बच्चा। इनफाइनाइट सीट का मतलब क्या, तो कहोगे ऐसा एक सीट सोचो जिसकी लंबाई भी इनफाइनाइट बेटा और चौड़ाई भी इनफाइनाइट है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इनफाइनाइट। ठीक है बच्चा, ये मतलब हुआ इनफाइनाइट सीट का। तो देख बच्चा, ऐसा एक इनफाइनाइट सीट अगर हो, है ना, ठीक है, और मैं कहूं बेटा कि ऐसा एक इनफाइनाइट सीट लंबाई और चौड़ाई दोनों इनफाइनाइट, और अब सोचो बेटा कि इसको तुम ऐसे देखोगे, अगर ऐसे देखोगे तो तुमको ये दिखाई पड़ेगा थिकनेस, है ना बच्चा, बात समझाना। अब सोचो इस वाले सीट में करंट जो है बेटा वो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, और तुमको अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो कहोगे करंट इंटर कर रहा है बच्चा, है ना। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीट मतलब ऐसा मान लिया बेटा मैंने, ऐसा एक सीट बेटा, ये इधर भी इंफिनिटी है, अंदर भी इंफिनिटी है, इस तरफ बेटा इंफिनिटी और इधर भी इंफिनिटी। ठीक है बच्चा, और यहां से हम लोग देख रहे हैं बेटा तो ऐसा करंट इसमें है अंदर की ओर। करंट हमारा कितना है, करंट हमारा लेंथ के डायरेक्शन में इनवर्ड है बच्चा, और कितना करंट, तो करंट है बेटा आई एम्पियर पर मीटर, मतलब 1 मीटर की चौड़ाई में, 1 मीटर की चौड़ाई में करंट कितना बेटा, कैपिटल आई। सुनना गौर से, इसके फील्ड को समझने के लिए थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा बेटा, सुनना ध्यान से बेटा। देखो बेटा, मान लिया मैंने अगर एक वायर कहूं मैं, अगर एक वायर कहूं तो ऐसे बोलेगा ना बेटा, अंगूठा अंदर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ऐसे बनेगी बेटा, इस तरफ में, नीचे की तरफ, ऊपर वाले में ऐसा। इसका मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेंगी, बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेंगी बेटा, है ना। ठीक है, अब सोचो, अब मैं एक वायर नहीं बोल रहा बेटा, अब मैं बोलता हूं 2 वायर है, सुनना ध्यान से। तो देख बेटा, अब जब 2 वायर होगा, 2 वायर बना दिया मैंने, है ना, और अब मैं बना रहा हूं इसका मैग्नेटिक फील्ड। देखना बच्चा, सिंपल मैंने क्या किया, इसी को रेप्लिकेट कर दिया, है ना बेटा। तो इस डायग्राम में क्या गलती है ढूंढो, ये डायग्राम सही नहीं है बच्चा। ये बार बार लिखा समीर कौन है बेटा, समीर बेटा है मेरा, समीर मेरा बेटा है, 11 साल का बच्चा है मेरा वो। ठीक है, चलो बाकी बताओ मुझे, बाकी लोग बताओ, इस डायग्राम में गलती कुछ है, पक्का गलती है, ढूंढ के बताओ क्या गलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई इंटरसेक्टिंग की गलती है, कट नहीं करना चाहिए, ओवरलैपिंग, इंटरसेक्टिंग, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कहा बेटा। क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है ना बच्चा। अगर कट की तो इसका मतलब क्या हुआ, कट की तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का 2 टेंजेंट बेटा, ये संभव तो है नहीं, इसलिए गलत है। तो सही कैसे बनेगा, सही कैसे बनेगा देखो, बोलो बच्चा, ऐसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बोलो बच्चा, ये बात समझ में आया ना, ऐसे बन जाएगा ना मैग्नेटिक बेटा, बात समझ में आया ना। अब सोचो, अगर मैंने सिर्फ 2 वायर रखे हैं, अब मैंने बेटा सिर्फ 2 वायर रखे हैं, तो ऐसा ऐसा फील्ड बन गया। अब सोच के देखो, अगर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट वायर लाइन से लगे हों, इनफाइनाइट वायर लाइन से लगे हों, है ना बेटा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनना चाहिए, देखो तो ऐसा ऐसा बनना चाहिए, बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा ऐसा बनना चाहिए, है ना बेटा। और कहेंगे कि बहुत बड़े लूप में आकर के
बहुत बड़े लूप में आकर के क्लोज करेगा। तो इस तरफ में ऐसा होना चाहिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड, बोलो इस तरफ में ऐसा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और लाइन की लंबाई बहुत बड़ी, बोल बेटा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर समझ में आया बेटा? ठीक है, अब चलो मुझे इससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कैसे करें देखो, लूप बनाना पड़ेगा ना बच्चा। लूप बनाने के लिए मुझे दिखा कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड को पीछा करो। फॉलो किया मैंने मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने फॉलो किया बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर मुझे लगा कि भाई हमें तो एक बनाना है ऐसा लूप जो फाइनाइट हो, है ना बेटा। हम इस मैग्नेटिक फील्ड का लगातार पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा लूप बनने वाला है बेटा, है ना। और हम कैसे बनाएंगे, फाइनाइट लूप। ठीक है बेटा, तो चलो बनाते हैं फाइनाइट लूप। तो यहां से क्या किया मैंने, अब यहां से आ गया बेटा परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर मुझे लगा कि मुझे तो लूप क्लोज भी करना है ना बेटा। तो क्लोज करने के लिए क्या किया, यहां से एक ऐसा खींच दिया लाइन, और फिर यहां से ऐसे क्लोज कर दिया लाइन। ठीक है बेटा, लेकिन इस लूप को बनाते समय मैंने इस बात का ख्याल रखा। क्या रखा ख्याल, कि ये लंबाई अगर L है, ये ऊंचाई अगर H है, तो ये गहराई भी यहां से H है। ये L है, ये H है, और ये H है ना बच्चा। बात समझा? अब सोच के बताओ, ये H और H ऊपर और नीचे बराबर लेना क्यों जरूरी था? ठीक है बेटा, H और H बराबर लेना क्यों था जरूरी, है ना बेटा। सोचते हैं, चलो देखो। तो फिर कहेंगे बेटा एम्पियर्स लॉ क्या है। एम्पियर्स लॉ है बेटा B डॉट dl क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, है ना बच्चा। अब देखो ये A B C D, फिर से कर दिया इसको B वेक्टर डॉट dl वेक्टर A से B प्लस B वेक्टर डॉट dl वेक्टर B से C प्लस B वेक्टर डॉट dl वेक्टर C से D प्लस B वेक्टर डॉट dl वेक्टर D से A। ठीक है बेटा, that should be equal to म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, है ना बच्चा। B डॉट dl, A से B जाने के लिए मैं लिख दिया इसको B इंटू L, है ना बेटा। B से C जाने के लिए 0 परपेंडिकुलर, है ना बेटा। अब सुनना, C से D जाने के लिए फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड और लाइन का डायरेक्शन सेम है बच्चा, है ना। तो मुझे करना चाहिए B इंटू L, है ना बेटा। लेकिन हम ये श्योर कैसे होंगे बेटा कि इस वाले पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो B डैश नहीं है ना। हो सकता है ना यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B नहीं हो, क्या हो, B डैश हो। तो B डैश इंटू L, फिर बेटा D से A से D 0 हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो मैंने यहां से जितना ऊपर यहां लिया था बेटा, अगर मैं उतना ही नीचे लिया तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हमने ये बात इंश्योर करी बच्चा कि जितना फील्ड यहाँ पे है उतना ही फील्ड यहाँ पे है ना बच्चा। इसलिए हमने क्या किया, दोनों हाइट मैंने बराबर ली, ताकि ये भी हमारा क्या रहे, B रहे। ठीक है बच्चा, अब क्या कहोगे, अब कहोगे 2BL बराबर, इसमें कितना करंट आ गया, तो कहेंगे देखो बेटा इतनी चौड़ाई इसमें इंटर कर गया बेटा, है ना, इतनी चौड़ाई इसमें इंटर कर गया। तो 1 मीटर में करंट है बेटा I, तो L मीटर में करंट कितना हुआ, तो हम कहेंगे बेटा 1 मीटर में करंट हुआ I इंटू L, है ना बच्चा। L कट गया तो बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2। ठीक है बेटा, इनफाइनाइट सीट की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लिख ले बच्चा इसको।
बेटा कितनी बार बोलता हूँ तुम लोग को, नाम जब तक सही नहीं करोगे बच्चा बात में नहीं कर सकता तुमसे। लक्ष्य बोलो। नहीं बोलना है कुछ लक्ष्य को। रिक, लेंथी पाइप लेने की क्या जरूरत थी? अरे बच्चा लेंथी पाइप नहीं लेंगे तो इनफाइनाइट नहीं बनेगा, तो अंदर का फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है, नहीं बोल सकते, है ना बच्चा? हर्षित बोलो। हर्षित, अमन जैन, कमिश्नर सर, इसके अंदर मेरे को ये पूछना था कि आपने सिर्फ बीडीएस को बी लिया, क्या बच्चा? सिर्फ बीडीएस को आपने बी ले लिया ना वापस से? किसकी बीडीएस को हटा क्यों दिया? क्योंकि मैंने ऊपर हाइट एच लिया था ना, नीचे भी हाइट एच लिया। यस सर। तो अगर दूरी हम बराबर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर उम्मीद करते हैं ना बेटा। सर इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करेंगे क्या? डायरेक्शन देखना बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना क्लोज लूप। यस तो सर। मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगा क्लोज लूप तो यहाँ ऐसे होगा, तो आगे से घूम करके आएगा तो ऐसे होगा डायरेक्शन। बेटा बोल। यस सर। तो देखो मेरा लंबाई और फील्ड सेम डायरेक्शन में है ना बेटा, और यहाँ भी सेम डायरेक्शन है, तो Yes, दोनों sir. प्लस ही ना होगा। ओके। ठीक है। विश्वजीत पूछ रहा है इस बार बी डॉट डी इन सी डी वाले में जीरो क्यों नहीं हुआ? सी से डी में क्यों जीरो होगा बच्चा? बोलो। अगर हम लोग सोइनोइड की बात करेंगे तब ना कहेंगे बेटा कि बाहर फील्ड जीरो है, यहाँ तो दोनों तरफ फील्ड है बच्चा। ऋषभ हाँ हेलो बोलो बेटा। सर, इसमें मतलब एग्जाम में ऐसे पार्टिकुलर क्वेश्चंस आएंगे क्या जिसमें ऐसा करना पड़ेगा? करना पड़ सकता है बेटा, उसी की तैयारी कर रहे हैं ना। सर जैसे गॉस लॉ में तो मतलब ऐसे पार्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो इसमें आते हैं क्या? कैसे नहीं आते थे बच्चा? आते थे, नो सर, आते थे। उसमें मतलब गॉस लॉ भी क्वेश्चन आते थे, गॉसियन जिसमें सर। गॉसियन सरफेस चूज करके हमको फील्ड निकालना होता था, याद करो। यस। आई इन क्लोज कैसे लिखा? कहा बेटा ये सब जो है ना बेटा, ये सब ना है बेटा, है ना, इसे हमारा क्या है, वायर्स इसे मान लिया मैंने। तो कहा आई एम्पियर पर मीटर, तो इतने सारे वायर इस लूप के अंदर आ गए, तो 1 मीटर का करंट आई बेटा, तो एल मीटर का करंट आई इंटू एल, है ना। हाँ बेटा आइडियल लेंगे। इरेज कर रहा हूं, चलो देखो आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो क्वेश्चन किया जाए कुछ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी एंड सी। ए पे, बी पे और सी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चा। देखो एबीसी कैसा है, तो ये हमारा दिया है बेटा, एक यू मान लो सिलेंड्रिकल सरफेस, है ना बेटा, और कैसा, सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर है बेटा, और इस सॉलिड सिलेंडर में यूनिफॉर्म करंट है बच्चा, और यूनिफॉर्म करंट है कितना, कैपिटल आई। यूनिफॉर्म करंट है कैपिटल आई। और देखो इसको बाहर से घेरा हुआ है एक हॉलो पाइप से, है ना बेटा, और इस हॉलो पाइप में जो करंट है ये ऐसा करंट है, ऐसा करंट है बच्चा। ये भी हमारा यूनिफॉर्म करंट है, ये भी हमारा यूनिफॉर्म करंट है बेटा, और ये हमारा टोटल करंट, ये भी हमारा आई है। ऐसे वायर को कहा जाता है कोएक्सियल केबल, है ना बेटा, इसे क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल। ठीक है बच्चा। इसमें करंट देखो, सॉलिड सिलेंडर है, करंट बाहर निकल रहा है,
और इन सब में से करंट इंटर कर रहा है। ठीक है बच्चा, इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है बच्चा, ए वाला पॉइंट यहां से इस दूरी पे है बेटा ए वाला पॉइंट, और इसकी दूरी है r/2। बी वाला पॉइंट जो है बेटा वो यहाँ है बी वाला पॉइंट, और ये दूरी है 3r/2। ठीक है बच्चा, और सी वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, और इसकी दूरी है 5r/2। ठीक है बेटा, सी वाले पॉइंट की दूरी हमारी, सी वाले पॉइंट की दूरी 5r/2। ठीक है, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है ये है बेटा 2r। ठीक है, चलो बनाओ। सेंटर से बेटा सारा डिस्टेंस सेंटर से है, ऑल द डिस्टेंसेस आर फ्रॉम सेंटर। सोइनवाइड जैसा लूप क्यों लिखेंगे बच्चा, बताओ तो, सोइनवाइड थोड़ी था बेटा। सिद्धिका बोल बच्चा। सर ये डाउट था कि आपने पहले इंटीग्रेट किया था ना, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो सर डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे कर दिया आपने, वो समझ नहीं आया। कहाँ इंटीग्रेट किया मैंने? सर इससे पहले 2 डेरिवेशन आपने करवाया ना अभी। हाँ बच्चा। तो उसमें सर। अच्छा, उसमें तो इंटीग्रेशन करना पड़ा था ना मुझे ना, इस बार क्यों नहीं करना पड़ा ये पूछ रही है ना। हाँ। ये इसलिए बेटा सोइनवाइड वाली काम कर रहे थे हम लोग। तो सोइनवाइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है और यूनिफॉर्म होता है, पता है तुमको ना। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोइनवाइड में अंदर में होता है कांस्टेंट, इसलिए इंटीग्रेशन से भी बाहर निकल गया, सीधे हो गया डीएल का लेंथ एल। जैसे यहाँ भी देखो, इस वाले केस में जो दिख रहा है तुमको डेरिवेशन, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बना था, याद करो तो। रेक्टेंगुलर। बेटा पैरेलल। हाँ पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है, बना था बेटा ऐसे ऐसे बना था ना, ऐसे ऐसे। हाँ सर। बेटा इस लाइन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह के लाइन के आ जाना मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। अगर सर यूनिफॉर्म AB और बेटा, CD तो पैरेलल है, लेकिन BC तो इनके परपेंडिकुलर है ना। हाँ सुन तो बच्चा, तो ये उसको बात समझ कैसे गई, फिर ये बात समझ गई, ये बात समझ में आ गया ना बेटा। यस सर। अच्छा, इसके लिए क्या कहा था हमने, देखो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है, लेकिन लूप की लंबाई यहाँ ऐसे था ना बेटा। यस सर। तो जहां कहीं भी है वहां एंगल कितना है बेटा, 90। तो अगर एंगल 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? सर ये तो 0 होगा, लेकिन होगा? जो AB और CD से आएगा वो तो मान लीजिए I कैप में आएगा, और BC और DA से जो आएगा वो J कैप में। तो सर डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे कर दिया, वो डायरेक्ट समझ नहीं किया बच्चा, वही तो बता रहा हूँ तेरे को, सुनेगी तब तो। इसमें हमने बी बाहर निकाला एक्चुअली में, तो बी जब बाहर निकला तो बच गया डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन हो गया एल। हाँ। डीएल का इंटीग्रेशन हो गया एल, लेकिन मुझे यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें लूप में दिख रहा हर छोटा एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, समझी? हाँ सर ये तो आ गया। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। अभी तो किसी का आंसर नहीं आया। समझा दिया बेटा तुम, क्वेश्चन मैंने बता दिया कि अंदर है बेटा सॉलिड सिलेंडर और बाहर से है कवर। ये है सॉलिड सिलेंडर और ये है बेटा कवर। सॉलिड सिलेंडर में करंट जो है वो डॉट है, बाहर की तरफ है, लेकिन जो कवर है उसमें करंट अंदर की ओर है। तेजस का आंसर आया, वैष्णवी का आंसर आया। रेजिडेंस कब खुलेगा बेटा, जब मैसेज आएगा तभी खुलेगा। मैसेज आए तभी सोचना कब खुल रहा है, और कुछ मत सोचो अभी। चल बच्चा आगे देखें इसमें। तो देख बेटा इस सवाल में अगर मैं कहूं एट ए, तो देख बेटा एट ए है ना, तो देख बेटा इसको मैंने मान लिया
इसको मैंने मान लिया फर्स्ट और इसको मैंने मान लिया सेकंड, है ना बेटा। तो कहेंगे देखो बेटा ये वाला पॉइंट जो है इस वाले का इंटरनल पॉइंट है, हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0। इसका मतलब इसके लिए B2 हमारा 0 होना चाहिए, B2 हमारा 0 होना चाहिए बेटा, और B1 हमारा क्या होना चाहिए, तो सॉलिड सिलेंडर का बेटा इंटरनल पॉइंट। तो सॉलिड सिलेंडर का इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर, आर कितना है बेटा, R/2 बाई 2 पाई R स्क्वायर, है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब मैं कहूं एट बी, बी वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट है बेटा, क्या कहोगे, फिर से हॉलो सिलेंडर का इंटरनल पॉइंट है, तो B2 0 हो जाएगा बच्चा, और B1 हमारा क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई R एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट तो कितना डिस्टेंस है, 3R/2, 3R/2, तो ये हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3 पाई R। अब मैं बोलूं बेटा एट सी, सी वाले पॉइंट पे, सी वाला पॉइंट बेटा कहाँ है, यह है ना। इस वाले पॉइंट के लिए क्या कहोगे, B2, B2 इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो हॉलो सिलेंडर के बाहर, हॉलो सिलेंडर के बाहर और सॉलिड सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है बच्चा। क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 5R/2, और इतना ही मैग्नेटिक फील्ड B1 का होगा। लेकिन डायरेक्शन चेक करो, इसमें करंट है बच्चा बाहर की ओर, इसमें करंट है बाहर की ओर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बेटा, तो यहाँ पे कहोगे तो कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ, है ना। इसका मतलब अंदर वाले का मैग्नेटिक फील्ड B1 ऐसे हो जाएगा, है ना। अब देखो बेटा इसमें करंट हमारा है अंदर की ओर, इसमें करंट है अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चाहिए तो ऊपर की ओर, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर बेटा और डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, ठीक है, लिख लो। ऑल करेक्ट, वेरी गुड देवेश। ओम को बहुत का पावर 100, अच्छा समझ आया, थैंक यू बच्चा। करुणा, आदित्य, पार्वसोनी, हर्ष, सूर्या, अननोन, सोनू, इन सबका सब सही। चलो बच्चा अब डिस्कस करते हैं, निकालो होमवर्क। कैपेसिटेंस हम लोग को आज कंप्लीट करना है। ये कितना बचा हुआ था उस पर डिपेंड करता है, देखते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 टोरॉइड पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, टोरॉइड पढ़ाएंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। निकालो कैपेसिटेंस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे दूं, तो नेक्स्ट क्लास के होमवर्क में, ठीक है, पहले चलो नेक्स्ट क्लास का बता देते हैं होमवर्क। मैग्नेटिक फील्ड में होमवर्क देता हूं बेटा ईएमएफ में। हाँ दे रहा हूं होमवर्क।
ठीक है, चलो इतना कर लेना। अब चलो निकालो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकाला जाए अब। ये बेटा होमवर्क है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कल काफी कुछ किए थे बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 5 तक कर लिए थे, है ना। अब चलो आगे बताओ, 6 से लेके 10 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 6 to 10 7 नंबर क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, 7 देख लिया मैंने, 7 13 देख लिया। 7 13 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा, कैपेसिटेंस एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। 7 कहता है ए पार्ट ऑफ ए सर्किट इन स्टेडी स्टेट along the circuit is shown in the figure. The value of resistance is shown in the figure. How much energy is stored in the capacitor? ठीक है बेटा, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है सीखो बच्चा, ध्यान दो। इसमें हमारा है एक 4 वोल्ट का सेल, है ना बेटा। इसके आगे है 3 ओम का रेजिस्टेंस, है ना बेटा। इसमें से 2 एम्पियर करंट गया, ठीक है। अब देखो इधर हमारा फिर से देखो बेटा, 3 वोल्ट का सेल, 1 ओम का रेजिस्टेंस, है ना बेटा। और इसमें भी 2 एम्पियर का करंट है ना बेटा। अब देखो यहाँ लगा है बेटा एक कैपेसिटर, है ना। यहां से एक है बेटा रेजिस्टेंस, इसमें करंट आया है बेटा 1 एम्पियर का, ठीक है। और यहां से रेजिस्टेंस है बेटा 5 ओम का। तो देखना बच्चा, अगर यहां से 2 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया, तो इसमें करंट गया होगा 3 एम्पियर, है ना बेटा। अब देखो यहां से एक और रेजिस्टेंस है बेटा, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो इसमें भी करंट गया होगा 3 एम्पियर, है ना बच्चा। अब चलो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है बेटा 2 ओम का, है ना। और एक ऐसे गया बेटा हमारा कितने का है, अरे यार पेज पलट गया। देख बेटा इधर गया है 4 ओम का, है ना। इधर गया है बेटा 4 ओम का, ठीक है। सुनना बेटा, इधर से करंट आया 2 एम्पियर का। और देखो बेटा अगर ये फुल चार्ज है तो इसमें करंट तो जाएगा नहीं, इसमें करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब इसी में करंट जाएगा 2 एम्पियर, इधर से गया 2 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर, तो इसमें करंट जाएगा बेटा 5 एम्पियर, ठीक है बेटा। इस पे चार्ज मान लो प्लस, इस पे मान लो चार्ज क्यू, ठीक है बेटा। अब इस लूप में घूम जाओ तो क्यू निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा तो एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो 12 11 12 नहीं 6 और 10 पूछा है। 6 तो बता दिया था बेटा क्या, अच्छा 6 नहीं बताया था। देखो 6 में 6 और 10, 6 कहता है बेटा 4 कैपेसिटर्स 10 माइक्रोफैराड एंड ए बैटरी इतना, ठीक है। कहता हाउ मच माइक्रोकूलम चार्ज विल फ्लो थ्रू AB, AB से कितना चार्ज फ्लो करेगा बेटा, है ना। आफ्टर द स्विच AC इज क्लोज, ठीक है बच्चा। तो पहले का चार्ज निकाल ले, पहले का चार्ज निकाल ले बच्चा, फिर बाद का चार्ज निकाल ले, दोनों का डिफरेंस कर ले, हो जाएगा 6 में। 10 नंबर देखो, कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट इन 2 माइक्रो एम्पियर, 2 एम्पियर 2 ओम रेजिस्टर है बेटा, निकालना है स्टेडी स्टेट करंट, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का दिया हुआ है, नेग्लिजिबल है। और कैपेसिटर C दिया है बेटा 0.2 माइक्रोफैराड। तो 2 ओम से पूछा है बेटा करंट, तो 2 ओम और 3 ओम है ना बेटा पैरेलल, है ना। इसका मतलब
करंट का रेशियो हो जाएगा बेटा, लिख दे रहा हूँ। चलो देखो, शायद तुमको रेशियो में दिक्कत हुआ होगा, और कोई दिक्कत नहीं हो सकता बच्चा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 बेटा में 2 रेजिस्टेंस है, ये है 2 ओम, ये है बेटा 3 ओम। यहां से आया कैपेसिटर बेटा, रेजिस्टर, है ना। अब देखो बच्चा, नीचे हमारा एक सेल और नीचे एक और रजिस्टर है ना बेटा। ये हमारा है 60 वोल्ट, ये है बेटा 2.8 ओम, ये है बेटा 4 ओम। ठीक है, तो देखो बेटा कैपेसिटर के फुल चार्ज होने के बाद करंट नहीं जाएगा, है ना बेटा। कैपेसिटेंस में फुल चार्ज होने के बाद करंट नहीं जाएगा बच्चा, तो क्या कर दोगे, यहां से जो करंट आएगा वो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर यहां से इधर आएगा बेटा, है ना। क्या कहोगे, देखो कि इन दोनों का जो करंट होगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा ना। इसका मतलब इसमें करंट तुम मान लो अगर 2 आई, तो इसमें करंट बेटा 3 आई, इसका मतलब इसमें करंट 5 आई। अब इस लूप में घूम जाओ तो आई निकल जाएगा, आई निकल गया तो इसका करंट है बेटा 3 आई, खत्म हो गया। अब देखो 11 कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में 11 कहता है बच्चा, क्या देखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी का निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इफ द ईएमएफ इज 110 वोल्ट और कैपेसिटेंस का रेशियो 2 वोल्ट, कुछ नहीं, सिंपल किरचॉफ लगाओ बन जाएगा, सिंपल किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करो बनेगा। फिर देखो बेटा 12 नंबर सवाल कहता है, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन स्टेडी स्टेट आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज करने के बाद पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू स्विच एस फ्रॉम बी टू ए आफ्टर इट इज क्लोज्ड इन माइक्रोकूलम। देख बच्चा, पहले हमारा है 12 नंबर में स्विच ओपन। तो देख बच्चा, अगर स्विच ओपन है तो ये हो गया 0 वोल्ट, ये बेटा 6 ओम, ये हो गया बेटा 3 ओम, ये दिया है 18 वोल्ट, इधर बेटा 2 कैपेसिटर, है ना। ये 6 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चा, ये है पॉइंट बी और ये ए। ठीक है बच्चा, सुनना रे। तो अभी हमारा चार्ज जो आया होगा बेटा, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब इस पे चार्ज बराबर होगा। कितना होगा बेटा, तो कहेंगे Q इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बेटा 18 वोल्ट और ये दोनों है बेटा सीरीज में, तो जाएगा 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 इंटू 18, है ना बेटा। ये हो जाएगा 36 माइक्रोकूलम, है ना बेटा। अब सुनना, अब कहता है स्विच क्लोज्ड, स्विच कर दे बेटा बंद। स्विच जब बंद कर दिया तो देख बेटा अभी भी ये 18 वोल्ट है ना। और ये हमारा सर्किट बेटा, ये 0 वोल्ट है बेटा, और ये हमारा 6 माइक्रोफैराड और ये हमारा 3 माइक्रोफैराड, और स्विच ये क्लोज हो गया। ये है बी और ये ए। सुनना ध्यान से बेटा, देख पहले भी यहाँ करंट जा रहा होगा, है ना, और स्विच क्लोज कर देगा, स्टेडी स्टेट में आएगा, है ना बेटा। तो स्टेडी स्टेट में भी करंट ऐसे फ्लो करेगा बच्चा। कितना करंट फ्लो करेगा, तो कहोगे I इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई कितना 6 प्लस 3 9, 2 एम्पियर बेटा करंट। अब यहां बात आएगी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। तो देख बच्चा, हर्षित को पूछना है कुछ, बोलो हर्षित क्या पूछना है। सर मुझे थ्योरी में थोड़ा सा डाउट था सर, बाद में लास्ट में पूछूंगा सर। ठीक है चलो, देखो बच्चा, बाकी देखो बच्चा,
अभी यहाँ आने वाला इंपॉर्टेंट बात, सब लोग ध्यान से सुनो। तो देख बेटा, अगर यहाँ 2 एम्पियर करंट आया है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम था ना ये हो जाएगा बेटा 12 वोल्ट, और इसका हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट, है ना बेटा। अब देखिए वायर जुड़ा है बेटा, जब वायर जुड़ा है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका है बेटा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी है। इसका मतलब इस पे कितना चार्ज हो गया, तो 12 गुना 6 बोलेंगे 72 माइक्रोकूलम। यहाँ कितना हो गया बेटा, तो 6 गुना 3, तो ये हो गया बेटा प्लस माइनस 18 माइक्रोकूलम। ठीक है ना बेटा। सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखो सीखने वाली बात यहाँ पे यह है बेटा, देखो कि अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, इसकी बात करूं, तो महसूस करो ये वाला सिस्टम किसी और के थ्रू कनेक्टेड नहीं है बच्चा। अगर ये किसी और के थ्रू कनेक्टेड नहीं है बच्चा, है ना, ठीक है, ठीक है, ये कहां से है बेटा कनेक्टेड, सिर्फ और सिर्फ स्विच से। इसका मतलब इस सिस्टम पे जो भी चार्ज आया, उस चार्ज के आने का जिम्मेदार कौन है, तो बोलोगे स्विच, और कोई नहीं, है ना बेटा। तो देखो इस सिस्टम पे माइनस प्लस बराबर है और दोनों 36 है, ये प्लस माइनस 36, ये प्लस 36। इसका मतलब बेटा इस पे अभी नेट चार्ज 0 है बेटा, है ना। लेकिन यहाँ देखो इस पे हमारा नेट चार्ज कितना है बेटा, तो कहोगे इस पे हमारा नेट चार्ज अभी है -72 और प्लस 18। इसका मतलब बेटा अभी इस पे चार्ज है -54 माइक्रोकूलम। पहले कितना था 0, अब हो गया -54। इसका मतलब तो कहना 54 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से फ्लो कर गया। बात समझ गया बच्चा, है ना। पूछा था इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, तो अगर ये डिफरेंस 6 वोल्ट है और ये 0 है, तो ये 6 वोल्ट हो गया, ये भी हमारा 6 वोल्ट हो गया। ठीक है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 9th। में कोई दम नहीं है बेटा, खुद से करो। 13 नंबर देखो, 13 नंबर में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये भी खुद से करो। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। आगे बोलो 18 तक। 9, 8 क्यों लिख रहा है बेटा, सिंपल से वाला ट्राई करना खुद से। नंबर 16 पूछना है, नंबर 16 देख। क्वेश्चन नंबर 16 देख बच्चा। नंबर 16 कहता है a capacitor of capacitancy charged by a battery V volt and then disconnected। एक कैपेसिटर को V वोल्ट से चार्ज कर लिया, प्लस माइनस, तो चार्ज आ गया CV। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, at t equal to 0 it is connected to an uncharged capacitor of capacitance 2C। इसको जोड़ दिया, है ना बेटा, एक दूसरे कैपेसिटर 2C के साथ, ठीक है, थ्रू ए रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस R से। ठीक, तो कहता है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। ठीक है, तो देख बच्चा, मान लिया स्विच क्लोज कर दिया, है ना रे। मान ले बेटा इस पे चार्ज आ गया Q, इस पे चार्ज अगर आ गया Q, तो इसका चार्ज उतना घट गया। और मान ले अभी इस सर्किट में करंट आई है, तो इस लूप में क्या लिखोगे, यहां से आओ तो क्या लिखोगे, -Q/2C। इधर से गए तो -IR, फिर यहां से गए तो हो गया प्लस Q/C। Q कितना बेटा इसका, CV - Q/C इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा। अब यहां से हो गया IR इज इक्वल टू V - Q/C - Q/2C -3Q/2C। I को लिख दे बेटा अब dQ/dt इंटू R इक्वल टू V - 3Q/2C। इसको शिफ्ट करो बेटा और इसको इंटीग्रेट करो। 18 नंबर और 14 नंबर देखो बेटा। 14 नंबर में देखो बेटा, 14 नंबर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन
shown in the figure between the indicated points is given by n by 7 माइक्रोफैराड। इसका निकालना है बच्चा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा ये बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कराया था क्या तुम्हारे में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कराया था क्या? नहीं। ठीक है चलो देखो तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 देख बेटा, ये हमारा है 2 माइक्रोफैराड, इधर आया बेटा 4 माइक्रोफैराड, ये आया 4 माइक्रोफैराड, ये बेटा 4 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड। ठीक है बेटा, इसका निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चा, कैसे निकालेंगे सीखो इसको। देखो बच्चा ये सिस्टम में, अगर मैं इस सिस्टम में थोड़ा चेंज करूं, सुनना ध्यान से, अगर बच्चा ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे मैं 4 कर दूं और यहाँ 2 कर दूं तो कहोगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है बच्चा, है ना। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें चार्ज नहीं जाएगा, तो क्या होगा, इसमें चार्ज अगर Q1 जाएगा तो इसमें जाएगा बेटा Q2 और यहाँ जाएगा बेटा Q1 और यहाँ जाएगा Q2। बोलो बेटा, इस वाले में चार्ज नहीं जाएगा। कब? अगर ये ऊपर 2 नीचे 4 हो तो। लेकिन सवाल तो ऐसा है नहीं। सवाल क्या हो गया है, सवाल यहाँ पे है बेटा 2 और यहाँ पे है 4। बोलो बच्चा, सवाल है वहां 2। अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेम क्वेश्चन किया है बेटा, सेम क्वेश्चन किया तो क्यों करवा रहे हो मुझसे? मत न कराओ बच्चा, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है बच्चा, ये चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा बेटा। नहीं किया है, नहीं है। ओके ओके ओके, देख लो तरीका बताया था मैं। देखो देख बच्चा, तो क्या करेंगे, ये 2 का 4, 4 का 2 हो गया ना, तो जब कैपेसिटर उल्टा हुआ तो तुम भी चार्ज उल्टा कर लो। मतलब यहाँ पे कर लो बेटा Q2 और यहाँ पे कर लो चार्ज Q1। ठीक है, अब सोचो, इसमें गया Q1, इसमें गया Q2, इसका मतलब इस वाले में चार्ज क्या गया, तो कहोगे Q1 माइनस Q2। इस वाले में चार्ज गया Q1 माइनस Q2। ठीक है बच्चा, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक सेल मान लो और EMF लिख दो जाई। अब यहाँ से नीचे वाला लूप बनाओ। ठीक है बेटा, एक ये लूप बनाओ, एक ये लूप बनाओ, है ना बेटा। तो यहाँ 3 लूप बनेंगे, 1 2 और 3। ये 3 लूप में इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिख करके तुम Q1 निकालो, इक्वेशन लिख करके Q2 निकालो। ठीक है, उसके बाद Q निकालो, तो Q क्या कहोगे, Q1 प्लस Q2, है ना। अब सोचो, अगर इन सारे कैपेसिटर का मैं बोल दूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू जाई। Q1 Q2 निकाल के यहाँ पुट करो, निकल जाएगा C इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलो। 18 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखो बच्चा, 18 कहता है 2 स्क्वायर मीटर प्लेट्स 1 मीटर अपार्ट केप्ट 0.01 मीटर अपार्ट। साइड 1 मीटर है और 0.01 मीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है बच्चा, like a parallel plate capacitor in air in such a way that one of their edges is perpendicular to an oil surface of a hard tank filled with insulating oil. The plates are connected to the battery of 500 volt. The plates are then lowered vertically into the oil at a speed of 0.001 मीटर पर सेकेंड। तो करंट यहाँ कितना होगा? ठीक है बच्चा, ध्यान दे। मान ले ये कोई लिक्विड है बेटा, इस लिक्विड में ऊपर एयर नीचे लिक्विड है ना। यहाँ पे क्या किया, कैपेसिटर के 2 प्लेट को नीचे वर्टिकली इंसर्ट किया। तो मान ले कैपेसिटर के 2 प्लेट को अगर ऐसे इंसर्ट किया और ये मान लो x डिस्टेंस इंटर कर चुका, तो x अगर इंटर कर चुका बेटा, x इंटर कर चुका है ना, तो इसकी चौड़ाई ये कितनी हो गई बेटा, ये हो गया L माइनस एक्स। तो अभी वाले कंडीशन में कहा था बेटा कि कैपेसिटर के प्लेट्स
v स्पीड से अंदर जा रहे हैं, तो अगर v स्पीड से अंदर जा रहे हैं बेटा, इसका मतलब dx अपॉन dt इज इक्वल टू v। एक क्वेश्चन में तुम्हारा दिया है बेटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, कहोगे एयर वाले की बात करें तो एयर वाले का कैपेसिटेंस कितना हो गया, L माइनस एक्स इंटू बी, बी चौड़ाई, यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 मीटर है बेटा, तो हो गया L माइनस एक्स इंटू बी इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और सी डाई इलेक्ट्रिक ये हो गया x इंटू बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है बच्चा, ये दोनों पैरेलल में है ना बच्चा, क्या हो जाएगा पैरेलल, सी एयर प्लस सी डाई इलेक्ट्रिक है ना बच्चा, इंटू जाई। ठीक है बच्चा, तो अगर हमारा करंट चाहिए तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी करो, है ना बच्चा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो x होगा वो हो जाएगा dx बाई टी। पार्ट 3 में आ जाओ, पार्ट 3 हो चुका हम लोग का, लगता है पार्ट 3 हो चुका है। पार्ट 4 में आओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। पार्ट 4 में 6 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, पार्ट 4 हो गया है। नहीं पार्ट 4 नहीं हुआ है बच्चा, पार्ट 4 नहीं हुआ है, मुझे याद है। पार्ट 4 हो चुका है बोल रहे हो, पार्ट 4 लगता है नहीं हुआ है बच्चा, पार्ट 4 नहीं हुआ है ना। 6 नंबर डाउट लोगों का आ रहा है ना। अच्छा, पार्ट 1 में कॉम्प्रिहेंशन 2 डाउट, इसका मतलब है 1 2 डाउट है। चलो देखो 1 में देख बच्चा, सवाल क्या कहता है, कैपेसिटर C2 इन द सर्किट इज ए वेरिएबल कैपेसिटर, कैन बी वेरीड, ग्राफ इज प्लॉटेड between the potential difference V1 versus C3। देख बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन 1 कहता है बेटा, एक वोल्टेज सोर्स है V, इसके बाद एक कैपेसिटर है बेटा ये C1, और इसके बाद 2 कैपेसिटर है पैरेलल में। ठीक है, और ये हमारा है बेटा C3, ये है C2, ये है C2 बच्चा, और ये है C3। ठीक है, और कहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बेटा V1, इसका हमारा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है V1, है ना। तो चलो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लो, इसका पोटेंशियल V1 हो गया बेटा, इसका मैंने मान लिया V2। ठीक है, तो देख बच्चा, जैसा ग्राफ दिया हुआ है ना बेटा, ग्राफ क्या दिया है देखना गौर से बेटा, ग्राफ दिया है हमारा क्या, V1 वर्सेस C2, C3 है वर्सेस C3, ग्राफ हमारा है बेटा V1 वर्सेस C3। ठीक है बेटा, अब देखो, अब डायग्राम में गौर करो बेटा, डायग्राम में गौर करो, क्या दिख रहा है, दिख रहा है बेटा कि इफ, देखो देखो बेटा, इफ V1 इक्वल टू, if V1 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू 0, व्हेन C3 इक्वल टू 0, है ना बेटा, C3 अगर हमारा 0 हो जाए, है ना, तो V1 की वैल्यू क्या हो गई, तो V1 की वैल्यू हमारी है बेटा 2, है ना बेटा। देखो C3 की वैल्यू अगर हमारा, ठीक है बेटा, है ना। और क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन को इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है सुनो, कहता है बेटा एसिम्पटोट जा रहा है कहाँ, 10 वोल्ट पे, कहता है C3 अगर इन्फिनिटी हो जाए तो V1 10 वोल्ट है। सुनना है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो बच्चा, कहोगे बेटा C3 अगर इन्फिनिटी हो जाए, C3 बेटा इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडक्टर बन गया, आइडियल कंडक्टर, है ना बेटा। तब सोचो अगर एक कंडक्टर बन गया और C बेटा इन्फिनिटी है, इसका मतलब किसी भी कीमत पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 0 हो जाएगा। बोलो बच्चा, अगर C3 इन्फिनिटी है बेटा
तो इसमें कुछ भी चार्ज आए Q बाई C3 करोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा ना बच्चा। इसका मतलब V2 हमारा जीरो हो गया, है ना। तो अगर V2 जीरो हो गया इसका मतलब V1 इक्वल टू V, है ना बेटा। तो V1 इक्वल टू V, ये 10 वोल्ट हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 10 वोल्ट। बात समझे बेटा, ये हमारा हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, अब चलो आगे। अब इस सवाल में आओ, पहला सवाल कंप्लीट है ना बच्चा। दूसरे में आते हैं। अब निकालना है हमें कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू और कैपेसिटेंस C2 का वैल्यू, है ना। तो डायग्राम फोकस करो, क्या दिख रहा है बेटा कि इफ C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू 0, V1 इक्वल टू कितना है 2 वोल्ट, है ना बेटा। और तो V1 अगर 2 वोल्ट है बेटा, इसका मतलब V2 8 वोल्ट है। बोलो, V2 हमारा 8 वोल्ट है ना बेटा। अब इसका मतलब समझो, C3 अगर 0 हो गया इसका मतलब इसमें चार्ज नहीं गया, इसमें चार्ज नहीं गया बेटा। इसका मतलब यहां से आने वाला चार्ज सारा इसमें चला गया। इसका मतलब इन दोनों का चार्ज बराबर, है ना बेटा, इन दोनों का चार्ज बराबर। ठीक है बेटा, तो ये वाला चार्ज कितना बेटा बोलेगा, तो क्या आएगा C1 इंटू 2, है ना बेटा। और इस पे कितना चार्ज C2 इंटू V2 शुड बी इक्वल टू C2 इंटू 8। ये हो गया पहला पार्ट, समझ गया बेटा। ठीक है, आगे देख बच्चा, आगे हमारा है दूसरा पॉइंट ढूंढो। इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है देख बच्चा, कि अगर V1 इक्वल टू 5 वोल्ट है ना बेटा, V1 इक्वल टू 5 वोल्ट है, तो C3 हमारा 6 माइक्रोफैराड है, C3 हमारा 6 माइक्रोफैराड है। V1 5 वोल्ट बेटा, तो V2 भी हमारा 5 वोल्ट है। बोलो, क्योंकि दोनों मिलाकर के ठीक है बेटा, क्या कहेंगे 10 वोल्ट होना चाहिए ना बच्चा। ये 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट। अब सोचो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है बेटा, इसका मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सेम है ना। तो इसका कितना कैपेसिटेंस है बेटा C1, इसका कितना कैपेसिटेंस, तो कहोगे 6 था बेटा, तो ये कितना, तो 6 प्लस C2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो C1 C2 निकल जाएगा। चलो आगे चलो, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन देखो बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन 2 में 4 और 5 बताने लायक नहीं है बच्चा, है ना। 6 बताते हैं तुमको। तो देखो बच्चा, 6 वाले के लिए क्या दिमाग लगाओगे कि चार्जिंग का ग्राफ ऐसे बनता है ना बेटा, चार्जिंग में ग्राफ ऐसे बनता है और डिस्चार्जिंग में ग्राफ ऐसे बनता है बेटा। बात समझा, तो कहोगे इन दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन जिसमें होगा वही हमारा आंसर है। तो इन दोनों ग्राफ कॉम्बिनेशन किसमें है देखो, ठीक है। तो देखो बच्चा, ए में दिख रहा है, एक ऑप्शन ए में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा, ठीक है ना बच्चा। सी में दिख रहा है ना बेटा, और डी में नहीं दिख रहा, है ना बेटा। इसका मतलब ए और सी में से आंसर होगा कोई ना कोई, ठीक है। अब चलो देखो, ए क्या दिखता है बेटा, ए दिखता है कि जितना दूर पहली बार चार्ज हुआ दूसरी बार भी उतना ही दूर चार्ज हुआ, तीसरी बार भी उतना ही दूर चार्ज हुआ, है ना बेटा। ठीक है, इतना बेटा हर बार चार्ज कर रहे हैं तो उतने ही तक चार्ज हुआ, गलत ना बच्चा। अगर वो मैक्सिमम चार्ज है तब तो वही तक जाएगा, लेकिन मैक्सिमम तो है नहीं बच्चा वो। बात समझे ना, इसलिए हमारा ए गलत है। तो बच्चा हमारा क्या आंसर, सी। ठीक है, अब चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, 1 से लेके 5 तक। 3 पार्ट 1 में 1 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर। ओके ठीक है, देखो 1 नंबर, 3 नंबर, 13 या ओनली 3, तो 7 तक हो चुका है। अच्छा 7 तक हो चुका है हम लोग का, हाँ 7 तक हो चुका है, सही बोला तुम, याद आ गया मुझे। 7 से आगे बोलो, 13 नंबर चाहिए और 8 नंबर चाहिए। 8 नंबर देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8।
देखो बच्चा 8 नंबर में 8 नंबर कहता है एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, एक मिनट रुको, ब्राइटनेस कम दिख रहा है मुझे। हाँ देख बच्चा, कहता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical cell of radius capital R. At time t equal to 0, the space inside the cylinder is filled with a material of permittivity psi epsilon and conductivity sigma. The thermal conduction in the material follows Ohm's law. कहता है which of the following graph best represent the subsequent variation of magnitude of current density at a point in the material. देखना बच्चा, कहता है करंट का वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे होगा, है ना बेटा। तो देखो बेटा, इस सवाल में कहता है कि ये मान लो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना बच्चा, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज में चार्ज की डेंसिटी दे दी है बेटा मैंने लैम्डा, और कहा इसको भर दो एक सिलेंडर में, इसको एक सिलेंडर भर दोगे, और यहाँ जो मटेरियल है बेटा, ये मटेरियल का परमिटिविटी एप्सिलॉन है और रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है बच्चा। तो कहता है कि इसमें करंट डेंसिटी का ग्राफ टाइम के साथ कैसे बनेगा। देखो तो बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है, सीखो इसको। तो देख बेटा, मैंने इसको मान लिया कि इनिशियल हमारा लैम्डा नॉट t बराबर 0 पे मान लिया मैंने लैम्डा नॉट है, लेकिन जैसे जैसे बेटा चार्ज निकलता जाएगा वैसे वैसे करंट घटता जाएगा ना बच्चा, जैसे जैसे चार्ज निकलता जाएगा वैसे वैसे करंट यहाँ चार्ज घटता जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो देखो ऐसा करते हैं, इसके वजह से r की दूरी पे, इसके वजह से बेटा r की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। तो इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हो ना, 2k लैम्डा बाई r लिखते हो ना बच्चा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई r, है ना बेटा। इस लैम्डा को तुम बोल सकते हो चार्ज क्यू डिवाइड बाई लेंथ l। वायर की लंबाई l मान लो, इस वायर की लंबाई बेटा l मान लो, तो लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो q बाई l कर लिया बेटा इसको, है ना। तो E इक्वल टू कितना हो गया, देख तो बेटा, ये हो गया 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन एल इंटू क्यू बाई आर ना बेटा, बोल। ठीक है, अब देखो करंट तुम पढ़े हो बेटा, क्या पढ़े थे, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई पढ़े थे ना बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू रो इंटू जे हो जाएगा बेटा, बोल, होगा ना। तो क्या कहोगे, E हमारा कितना, E है 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन एल इंटू क्यू बाई आर रेजिस्टिविटी रो। जे क्या है बेटा, करंट डेंसिटी, है ना बेटा। सुनना गौर से, करंट डेंसिटी क्या होता है, तो कहोगे करंट बाई एरिया। तो देख बेटा, इस वाले पॉइंट से जो करंट जाएगा बेटा चार्ज, वो ऐसे ऐसे फ्लो करेगा ना बेटा, बोलो, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा ना। इसका मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस के इस कर्व सरफेस से ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा बच्चा, है ना। तो इस सरफेस से करंट फ्लो किया, तो इस सरफेस में कितना एरिया, तो कहोगे I डिवाइडेड बाई कितना एरिया, 2RL। ठीक है बच्चा। अब देखो यहां से 2 पाई और L और R कट गया, तो क्या बचेगा, 1 बाई एप्सिलॉन इंटू क्यू रो इंटू I हमारा कितना बेटा, तो I हमारा हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा dq बाई dt, है ना बेटा। और चार्ज घट रहा है ना, इसलिए माइनस क्यू। ठीक है, अब यहां देख बचा, यहां ध्यान देना, हो गया dq बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रो एप्सिलॉन dt इंटीग्रेशन, पहले का चार्ज क्यू नॉट, बाद में क्यू, 0 से बेटा t, तो क्या हो गया, q इक्वल टू क्यू नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट, बोलो बेटा।
ये आ गया चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम। जब चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया बेटा, चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम आ गया बेटा, तो फिर हमारा करंट डेंसिटी जे, ये आ गया क्या फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। क्या कहोगे कि जे हमारा क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट इनटू e टू द पावर -1 बाय रो ई। समझा बेटा, मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जैसा। तो कौन सा ग्राफ होगा, देख लो बच्चा, ऑप्शन नंबर सी, है ना बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। अब चल टाइम भी खत्म हो गया बेटा हम लोग का, चलो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। कैपेसिटर ही करेंगे पहले कैपेसिटर ही करेंगे डिस्कस, फिर करेंगे ईएमएफ। चल बच्चा अभी के लिए बाय, हैव ए गुड डे।